नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। आगामी भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज को देखते हुए ग्रीन पार्क स्टेडियम में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा तेज कर दी गई है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने स्टेडियम का निरीक्षण कर गेट, दर्शक दीर्घा और पवेलियन सहित सभी क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। निरीक्षण में अफसरों ने पुलिस बल तैनाती, दर्शकों की एंट्री व एग्जिट व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर चर्चा की। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसीपी गुप्ता ने कहा कि हजारों दर्शकों की मौजूदगी के मद्देनजर सुरक्षा चक्र मजबूत किया जा रहा है। वहीं एडीसीपी विश्वकर्मा ने सभी गेटों पर पर्याप्त पुलिस बल और प्रवेश पर कड़ी चेकिंग का भरोसा दिया। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। थैंक करना चाहूँगा भाई कि पहले आज इन्होंने सब लोग ने, पूरी पुलिस टीम ने टाइम निकाला। सत्य भाई का थैंक यू कहना चाहूँगा कि पूरी टीम, अंजलि मैम जो आई साथ, पूरी टीम हमारे साथ बैठ के हम लोग का प्रोस्पेक्टिव समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीन पार्क में जितने दर्शक आए उनको ईज़ ऑफ वॉचिंग मैच हो, इसी पे हम लोग का मेन फोकस है। और सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई भी चीज़ लैक ना हो, इसीलिए आज शुरुआत हुई है इसकी। कोई विभिन्न कोई ऐसा मानक जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया हो मॉनिटरिंग? नहीं, सबसे ज़्यादा आज जो हम लोग का थॉट प्रोसेस ये रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से दर्शकों को यहाँ पर आने में प्रॉब्लम ना होने दें, ताकि वो आएँ और मस्ती से मैच देखें और खुश होकर जाएं। सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। देखिए, 3 मैचेस होने वाले हैं, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के। 30 तारीख को है मैच, 3 तारीख को है, 5 तारीख को है। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए, और जो हमारे यूपीसीए के हमारे जो संजय जी हैं यहाँ पे साथ में, इनके साथ और इनकी पूरी टीम के साथ हमारी टीम ने डिस्कशन किया है सिक्योरिटी के क्या क्या अरेंजमेंट्स रहेंगे, कौन कौन से हमारे पेविलियंस हम ऑक्यूपाई करा रहे हैं, साथ में पार्किंग के लिए हमारी क्या व्यवस्था रहेगी। तो यही सब चीज़ें आज डिस्कस की गई हैं। पहली मीटिंग है और अभी चूँकि हार्डली 12 से 13 दिन बचे हैं, तो डेली ये मीटिंग्स हमारी चलती रहेंगी और विल मेक श्योर कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम का जो पुराना इतिहास रहा है, फुल क्राउड का यहाँ फुटफॉल हो और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सुरक्षा के कौन कौन से मानक इसमें एप्लीकेबल होंगे? कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह नवाबगंज के हजारा परिवार और बाबा अनूप सिंह पक्ष के बीच जिला प्रशासन की मध्यस्थता में वार्ता हुई। डीएम जोगिंदर सिंह ने बताया कि वार्ता सौहार्दपूर्ण रही और कुछ मुद्दों का समाधान हो गया है। आगे भी दोनों पक्षों से बातचीत जारी रहेगी। डीएम ने कहा कि फायरिंग की घटना में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा चुकी है। गुरुद्वारा में किसी प्रकार की तालाबंदी नहीं है और सभी गेट खुला है। अवैध शस्त्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात है और न्यायालय की प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। देखिए, ये जो पसियापुर गुरुद्वारा है तहसील बिलासपुर में आता है और दोनों पक्षों के साथ पहला जो हमारा दौर था पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में और हमारे एडीएम साहब, एडिशन साहब और दोनों पक्षों के अपने अपने प्रतिभागी थे, उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। और पुनः हम लोग 1-2 दिन में और बैठेंगे। कुछ मुद्दे हल हुए हैं जिन इश्यूज़ पर क्या कहते हैं कंटेंशन था और आगे इनसे वार्ता भी जारी रहेगी। अभी मौके पर शांति व्यवस्था है और दोनों पक्ष क्या कहते हैं इसके जो सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, हमने देखा था वहाँ पर गोली भी चली थी, तो क्या वजह रही उसकी? एक घटना हुई थी और हम लोगों की क्या कहते हैं उस पर कार्रवाई भी हम लोगों ने की है, एफआईआर दर्ज की गई है और मौके पर हम पुलिस अधीक्षक महोदय और मैं खुद स्वयं उपस्थित रहे थे शाम तक और शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस समय खराब नहीं है। इसमें कोई हाईकोर्ट से आदेश भी प्राप्त है? देखिए, ये जो प्रकरण है माननीय न्यायालयों में प्रचलित है और सिविल कोर्ट में भी प्रचलित है और माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रचलित है। दोनों पक्ष अपने जो इन्होंने केस दर्ज किए हैं उसके ऑर्डर्स लेकर आए भी थे, उनका हम लोगों ने भी अवलोकन किया है और हम लोगों की जो अभियोजन की टीम है उसने भी अवलोकन किया है और जो भी नियमानुसार इसमें अग्रिम जो भी स्थिति निकल कर आएगी और माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश रहेंगे उसका अक्षर से पालन भी कराया जाएगा और दोनों पक्षों की उपस्थिति और उसमें ही क्या कहते हैं हल निकाला जाएगा। डीएम सर, इन लोगों की जानकारी में है कल कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो वहीं पर तय हुआ था कि दोनों पक्ष आज कलेक्ट्रेट में आएंगे। डीएम साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब और हम लोगों के साथ दोनों पक्षों की वार्ता हुई है। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है और हम अग्रिम तैयारी भी कर रहे हैं।
सर अभी क्या वार्ता हुई है लोगों से, दोनों पक्षों की आपके पास मीटिंग चल रही है? उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई, मजिस्ट्रेट्स भी हैं और उभय पक्षों से वार्ता का क्रम जारी रहेगा। गुरुद्वारे में मुख्य लड़ाई की वजह क्या है सर, वो क्या सामने आ रही है निकल कर? इस संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों में वाद योजित हैं और सारे वादों के संबंध में भी चर्चा हुई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करके जो माननीय न्यायालय का निर्णय है, उभय पक्षों की जो सहमति है, तदनुसार कार्रवाई की जाए। सर अब क्या स्थिति है वहाँ गाँव के अंदर? वहाँ शांति व्यवस्था कायम है और हम उभय पक्षों के लगातार संपर्क में हैं। अभी आपने देखा भी जस्ट वार्ता भी हुई है। सर प्रशासन से आपकी आज वार्ता हुई है, क्या वार्ता हुई है बिलासपुर प्रकरण को लेकर? आज हमारी प्रशासन से जो वार्ता हुई है वो वार्ता थी जो कल वहाँ पे गुंडों ने आके गोलियाँ चलाई और उसमें हमारे लोग जख्मी हैं, उसके सिलसिले में प्रशासन से बात हुई है और हमने आज प्रशासन से कहा है कि जो हमारी मुख्यमंत्री साहब जी से हमने जांच के लिए एप्लीकेशन लगी, उस पर जो जांच हुई है उस जांच को प्रशासन ने आज सही माना है और सही मानने के लिए उन्होंने कहा कि आपके पक्ष में है, दूसरे पक्ष के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए आज प्रशासन ने हमसे कहा कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमारे लोग वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और वो करते हैं। अभी तक जो ये 16 लोगों पर FIR हुई है, ये कौन लोग हैं? ये लोग गुंडे हैं और कुछ बाहर के हैं, कुछ उत्तराखंड के हैं, उनके ऊपर जो खिलाफ हुई पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है और हमारी पुलिस प्रशासन से जांच, हमने कप्तान साहब से कहा है कि बिलासपुर से ना कराएं, किसी अन्य जगह से जांच कराएं ताकि हमें न्याय मिल सके, क्योंकि बिलासपुर की जो वहाँ की पुलिस है उस पर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं है। जिले की साइबर क्राइम ब्रांच ने 1.5 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नई बस्ती जसपुर निवासी खिलाफत और कटघर क्षेत्र के करूला निवासी नाजिम के रूप में हुई है। एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देशन में एसपी क्राइम ब्रांच सुभाष चंद्र गंगवार और एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें धर दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने ट्रेडिंग के झांसे में पीड़ित को फंसाकर 1.64 करोड़ रुपए ऐंठे। बरामदगी के दौरान आरोपियों से 5,000 रुपए नगद और कई मोबाइल फोन मिले, जिनका इस्तेमाल ठगी में किया गया था। एसपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह कार्रवाई जिले की 8 बड़ी साइबर ठगी घटनाओं में से एक है। पुलिस अब उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही और खुलासे की संभावना जताई जा रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद में 15 दिन पहले अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें वादी ने बताया था कि उसके साथ ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले जो वादी था उसके पास एक व्हाट्सएप कॉल आती है, एक लिंक भेजा जाता है और लिंक के माध्यम से उसको एक आईडी और पासवर्ड बनाया जाता है और ट्रेडिंग का काम शुरू किया जाता है। लगभग 15 दिन में 1 करोड़ 65 लाख के लगभग ट्रेडिंग करा के उसके साथ धोखाधड़ी होती है। पुलिस ने इसमें 15 दिन पहले अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें लगातार काम होने के बाद आज 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें नाजिम अली और खिलाफत है। नाजिम अली भगतपुर मुरादाबाद का रहने वाला है, खिलाफत जसपुर उधम सिंह नगर का रहने वाला है और इनका मॉडस ऑपरेंडी जो पता चला है, इसको इन दोनों को एक जसपुर का व्यक्ति है, उसने झांसा दिया कि तुम्हें हम कम समय में बहुत ही लखपति और करोड़पति बना देंगे और उस लालच में आके सबसे पहले आधार कार्ड में इनका मोबाइल नंबर चेंज किया गया और फिर उस आधार के कार्ड के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया गया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराया गया और फिर एक चालू खाता खुलवाया गया, क्योंकि चालू खाते में लेन देन एक बड़ी मात्रा में हो सकता है और फिर इनके खातों का इस्तेमाल किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल के नेतृत्व में ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कचहरी और अस्पताल चौराहा से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक गया। डॉक्टर पटेल ने बताया कि मिर्जापुर के किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है और बाढ़ प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जमालपुर ब्लॉक में ठेकेदार की लापरवाही के कारण कई गांवों में नदी का तटबंध टूटने से भारी नुकसान हुआ। प्रभावित गांवों में लोडवा, गोघरा, भभोरा, मुढ़ुआ, मनई, हसोली, मचखानी समेत 50 से अधिक शामिल हैं। डॉक्टर पटेल ने जिलाधिकारी से किसानों का नुकसान सर्वे कर उचित मुआवजा और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट। इस समय हम आपको दिखा रहे जनपद मिर्जापुर में, आप हमारे पीछे ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस मिर्जापुर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगा रहे। आपको दिखा रहे हैं कि इनके हाथों में जो थाली है और थाली और ताली के द्वारा ये जुलूस निकालकर सरकार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे
बैठे हुए हैं। अब हम आइए ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रकरण है, कि किस तरीके से ये थाली और ताली के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है ये सब मामला? ये सरकार के खिलाफ के नारे लगा रहे हैं, सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी। बताइएगा आज ये थाली और ताली के साथ ये विरोध का क्या उद्देश्य है? मैं डॉक्टर शिव कुमार पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर। आज हम मिर्जापुर कांग्रेस जन इस थाली और ताली को इसलिए बजा रहे हैं कि पूरे मिर्जापुर जनपद में किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की तो वो है खाद। और पूरे मिर्जापुर में किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर खाद की व्यवस्था एकदम नहीं है। आज किसान दर बदर भटक रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है और क्रय केंद्रों पर जा रहे हैं तो अधिकारी कह रहे हैं 15 दिन 20 दिन लगेगा, तब तक उनका धान, उनका फसल बर्बाद हो जाएगा। वो क्या पैदा करेंगे? और जब वो पैदा नहीं करेंगे तो ये जो हम थाली बजा रहे हैं, इस थाली में भोजन कैसे आएगा? ये मिर्जापुर में 12 ब्लॉक है। 12 ब्लॉक के किस समितियों पे ये जो आप बता रहे हैं? क्योंकि हर समिति पे हमने देखा है कि खाद का वितरण हो रहा है। कहाँ ज्यादा समस्या आपको दिखाई पड़ रहा है और कौन कहाँ के किसान ज्यादा परेशान है? अभी मैं बता दूं आपको, अभी सुन लीजिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मिर्जापुर में एक कार्यक्रम चलाया है, आओ चले गाँव की ओर। इन्हीं समस्याओं को देखने के लिए हम लोग 10 तारीख से चल रहे हैं। हम 96 ब्लॉक में गए, हलिया में गए, लालगंज में गए, जमालपुर, नारायणपुर, राजगढ़, आप किसी भी ब्लॉक में पता कर लीजिए, क्रय केंद्रों पे खाद नहीं है। जो कह रहे हैं कि है वो झूठ बोल रहे हैं। बोरा 2 बोरा 4 बोरा से खाद से क्या होगा आप बताइए हमको। अगर वो भी रखे हैं तो गिने चुने लोगों को देने के लिए और दिखाने के लिए कि आप जैसे लोग जाएंगे तो दिखा देंगे कि ये खाद पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग आज ये कहने आए हैं कि ये जो थाली है वो खाली न रह जाए। योगी मोदी जी को दिखाना चाहते हैं कि अगर किसानों के लिए खाद की व्यवस्था नहीं होगी तो देश के जनता की थाली इसलिए खाली रहेगी क्योंकि अन्न पैदा नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या। और रही बात, अभी मिर्जापुर में कई बार बाढ़ आ चुका और सरकार की तरफ से कोई मुआवजा बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिला। हमारे मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक के बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके गांव में आप ये जान लीजिए कि कितने बड़े बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं कि उनके गांव में नदी का जो तटबंध है कई बार तोड़ के उनके गांव की वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ प्रभावित हुए और किसानों की हालत एकदम खराब है। बहुत हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। उनके छोटे से गलत निर्णय की वजह से एक अच्छा खासा पुल चल रहा था, वहां पुल तोड़वा के नया पुल निर्माण करा रहे हैं। और उस नए पुल के निर्माण में जो ठेकेदार लगा है, उस ठेकेदार ने क्या किया कि जहां से पुल बना रहा है उसके पहले पूरी नदी बांध दिया। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। जब बारिश हुआ और बाढ़, जब नदी में पानी आया तो पूरा प्रेशर बना के नदी पे एकदम दबाव बनाया और तटबंध तोड़ दिया। एक बार हुआ, जब दूसरी बार आया फिर भी उसने उस बंधे हुए नदी को नहीं खोला और दोबारा फिर जब बाढ़ आ गया लोग एकदम बर्बाद हो गए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार के लोग वो ठेकेदार पे, वहां के अधिकारियों कर्मचारियों पे कार्रवाई करें और किसानों को उचित मुआवजा दें। और ये जो खाद की दिक्कत है, इस खाद की दिक्कत को दूर करें, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद मिर्जापुर कांग्रेस जन यहीं पे भूख हड़ताल धरना पर बैठने का काम करेंगे। ये राहुल गांधी की जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो अपशब्द कहे गए, अभी वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि कांग्रेस के द्वारा फिर AI जो वीडियो जारी किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि बहुत सारी चीजें फर्जी तरीके से बना के जारी की जा रही है और डाली जा रही है। बिहार का मामला आपने देखा ही होगा कि किसने गाली दिया और वो किस पार्टी का आदमी था। आपने देखा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ वो फोटो खिंचवा रहा है, जिंदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहा है। और जब मंच पे उसने गाली दिया तो कांग्रेस का और वहां गठबंधन के कोई बड़ा नेता नहीं था। वो एक फर्जी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के राहुल जी की जो यात्रा चल रही थी उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा था, मगर लोगों ने पकड़ लिया और सारी चीजें उजागर हो गई। प्रधानमंत्री जी जब अपने ऊपर आपका कार्यकर्ता ही गाली देके बोला तो आपको इतना बुरा लगा और आप पूरे देश की महिलाओं को, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और तमाम ऐसे आपको नाम मिल जाएंगे जिनको आपने भला बुरा कहा, उसका जवाब कौन देगा? वो भी किसी की माँ, बेटी, बहन होंगी
बिहार में जो शहर चल रहा है, अब तो ये पूरे भारत में हो गया। मिर्जापुर में अभी आपने देखा कि 2.5 लाख जो वोटर हैं उनके 2 आईडी बने हैं। अब मिर्जापुर में आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव है, आप इस वोट चोरी की बात जो कर रहे हैं, तो वोट चोरी कैसे रोकें? वोट चोरी जो आपने बताया ये हमको नहीं रोकना है। हम लोग अब सरकार को आईना दिखा रहे हैं। वोट के जो व्यवस्थापक है, वोट के जो अधिकारी हैं, जो बना रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं, हम लोग उनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। करना उनको है। हम लोग अपना विरोध करेंगे, हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे और जहां कमी होगी, जहां गलती होगी, हम लोग उसको दिखाने का काम करेंगे। हम लोग वोट काटने के अधिकारी नहीं हैं। हम लोग जहां कमी होगी वो बताने का काम करेंगे। जब तक किसानों को यदि उनको खाद पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं कराया गया तो फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। पयागपुर थाना क्षेत्र के सचोली गांव में दिन दहाड़े घर में अज्ञात चोर घुसने की घटना ने ग्रामीणों को दहला दिया। पीड़ित महिला अपने घर में अकेली थी, तभी नकाबपोश चोर घर में घुसे और महिला नंगे पैर दौड़कर बाहर आई। महिला ने बताया कि चोर 18,000 नगद और 7,000 के जेवर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गांव में ग्रामीणों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने चोरी की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खेरीघाट थाना क्षेत्र के टपरी गांव में घर से कुछ ही दूरी पर एक विवाहिता का शव पेड़ में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। पति ने आरोप लगाया कि पड़ोसी से पुरानी रंजिश के चलते उसकी पत्नी को परेशान किया जाता था और ताने सुनता था, जिसके बाद पड़ोसी ने हत्या कर शव लटकाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों और मृतका के परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच और पड़ताल शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मोतीपुरी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान पड़ोसी के पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होने वाली विवाहिता के रूप में हुई। घटना के अनुसार फोन आने पर पति ने आरोप लगाया कि पत्नी को लात घूसों से पीट कर हत्या की गई। वहीं पड़ोसी की पत्नी ने मृतक पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले की किशोरी रिया मोरे 22 जुलाई से लगातार सांप के हमलों का शिकार रही है। मात्र 40 दिनों में सांप ने 12 बार उसे डसा, जिससे पूरा परिवार और गांव दहशत में था। डर के कारण परिवार ने रिया को रिश्तेदारों के घर भेजा, लेकिन सांप घर वालों को भी निशाना बनाने लगा। रिया के पिता राजेंद्र मोरे ने इलाज के साथ साथ झाड़ फूंक का भी सहारा लिया। हाल ही में घर की सफाई के दौरान फ्रिज के पीछे सांप की केचुली देखी गई। राजेंद्र ने सपेरे की मदद से दीवार खोदकर सांप को बाहर निकाला, जिससे ग्रामीणों में भी सनसनी फैल गई। राजेंद्र के अनुसार यह वही सांप था जो रिया को लगातार काट रहा था। 2 में से एक सांप पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। कौसाम्बी से जगम रिजवी की रिपोर्ट। नवागत सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए जिले में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डेंगू जांच अभियान के तहत अब तक जिले में 16,000 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 4 संक्रमित पाए गए। सीएमओ ने अवैध अस्पतालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के निर्देश भी जारी किए। डॉक्टर प्रसाद ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने का संकल्प दोहराया। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। लाने के बाद में भी जनपद की अगर बात की जाए तो अवैध नर्सिंग होम और हॉस्पिटल की बाढ़ आई हुई है। इसके बारे में कोई प्रभावी योजना है? अहम मुद्दा देखिए, जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत हमारा जो पंजीकरण दिया जाता है चिकित्सालयों को, और उस यदि कोई पंजीकरण के बिना संचालित कर रहा है तो उसको उसी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाती है। समय से उस पर कार्रवाई की जाती है, जैसे सील बंद किया गया, फाइन किया गया, उस एक्ट में प्राविधान। जनपद के बाहर तो कार्रवाई होती है, लेकिन मुख्यालय पर सब काफ़ी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, गली कोई कार्रवाई एक रोड का 15 20 हॉस्पिटल। इस पर ये बहुत बड़ी सरकार थी, कई तो मानक दिख रही है, उसमें अंडरग्राउंड है, तो मतलब जो भी हम लोगों के संज्ञान में आता है यथासंभव हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। थाना भगतपुर क्षेत्र में अरबाज का शव 2 माह बाद कब्र से निकाला गया। अरबाज मध्य प्रदेश नौकरी की तलाश में गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार ने 2 माह पूर्व शव गांव लाकर दफना दिया था। मृत्यु पर ग्रामीणों ने संदेह जताया और जिला अधिकारी अनुज कुमार को प्रार्थना पत्र सौंपकर पोस्टमार्टम की मांग की। जिला अधिकारी के निर्देश पर पुलिस, मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
मामले की जांच विभिन्न एंगल से की जा रही है। गांव में खौफ और सनसनी का माहौल है और ग्रामीण पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री गुरु सिंह सभा का प्रतिनिधि मंडल सभा के चेयरमैन एवं पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मंडलायुक्त व नोडल अधिकारी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के आलोक में 1984 दंगों के पीड़ितों को प्रदत्त मुआवजा पुनः निरीक्षण करने का निवेदन किया। मंडलायुक्त अनुपस्थित होने पर एडिशनल कमिश्नर रेणु सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि गृह विभाग उच्च न्यायालय में दायर लोकहित याचिका के तहत 1984 के दंगों के पीड़ितों को मुआवजा एवं राहत प्रदान करने संबंधी 4 प्रमुख बिंदुओं का पुनः परीक्षण और देय राशि में संशोधन करने का राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। जी, श्री गुरु सिंह सभा जो कानपुर में आ रहा है वो सिख दंगों जो 1984 के हुए उनके कंपनसेशन के संबंध में आज उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया है कि सरकार की तरफ जो यहाँ के प्रतिकर अधिकारी कमिश्नर साहब इसमें नियुक्त हैं, तो उसी के है कि उसमें जो कंपनसेशन की डिमांड है वो बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो उसी की जांच के अनुसार जो शासन के पत्राचार हैं उसी के क्रम में हम इनमें कार्रवाई करेंगे। सर, आज आप मंडलायुक्त कार्यालय में आए थे, किन चीज़ों को लेकर के, किस विषय पर आप यहाँ पर आए? 1984 के दंगों में जो दंगा पीड़ित हैं उनको कंपेंसेशन दिलाने के लिए हमारी आगे कई मीटिंगें हो चुकी हैं। एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसका ऑलरेडी जिस वक्त हमने लखनऊ में अपने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं, उसमें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जियो है। वो इन्होंने जियो की कॉपी हमको भेज दी कि उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो, क्योंकि नोडल ऑफिसर है कमिश्नर कानपुर डिविजनल जो अधिकारी है कानपुर नोडल ऑफिसर, वो रिकमेंड करेगा और जो ये अमाउंट फाइनल करेंगे उसको वो स्टेट गवर्नमेंट का आदेश था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से उसको 10 गुना करके नोडल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रमुख सचिव गृह को भेजेंगे। वो बिंदु रुका हुआ था, उसमें जियो था। जब इन्होंने क्लैरिफाई किया तो मैंने कहा आप भी आ जाओ, तो आपने कानपुर आ गए। वो हम आज यहाँ पर क्लैरिफाई करने आए थे। कमिश्नर साहब को जाना पड़ गया लखनऊ, क्योंकि कल वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, उनको जाना पड़ गया। हम एडिशनल कमिश्नर को जो मुलाकात हुई है। देखिए, सिख समाज की एक बहुत पुरानी लड़ाई जो 1984 में नरसंहार हुआ और उसको लेके कानपुर का सिख समाज और विशेष तौर पर जो हमारे अगुआ बुजुर्ग हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह साहब जो कि पूर्व एमएलसी हैं वो लड़ते आ रहे हैं। और मैं इसमें आभार ज्ञापित करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और संपूर्ण सरकार का कि आज हम लोग इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि एक आखिरी बिंदु पे एक तकनीकी प्रकरण हमारा खाली वो जो कि जैसा कि जियो था उस हिसाब से 10 गुना मुआवजे की बात थी, वो उस पर भी आज हम लोगों ने यहाँ बात किया है। और मुझे जो जानकारी यहाँ से दी गई है कि शीघ्र ही यहाँ की रिकमेंडेशन प्रमुख सचिव गृह को भेजी जाएगी और मंडलायुक्त कार्यालय से जैसे रिकमेंडेशन भेजी जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही जो भी हमारे 40 साल 42 साल से यहाँ पीड़ित हैं उनके जख्मों पे हम कुछ मरहम लगाने में काबिल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्व में भी आश्वासन दिया, उनसे हम लोग कई बार इसमें भेंट किया है और उनके संज्ञान में पूरा प्रकरण है। माननीय सुरेश खन्ना जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण है। तो हम लोग शीघ्र ही उम्मीद करते हैं कि हम लोग सिख समाज के आंसू पोंछेंगे और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की कार्रवाई करेंगे। मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस परिवार का व्यक्ति गया उसकी वापसी तो नहीं कर सकते, जो उनकी संपत्ति का शरण हुआ तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सदैव सिख समाज के साथ खड़ी रही है और हम लोग ये कार्य भी करके रहेंगे। आगामी नवरात्रि दशहरा भरत मिलाप और मूर्ति विसर्जन को देखते हुए थाना कोतवाली नगर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर प्रशांत राज और उप जिलाधिकारी सदर ने की। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, समिति पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी से शांति, सौहार्द और परंपराओं के अनुसार त्योहार मनाने तथा प्रशासन और पुलिस को सहयोग देने की अपील की गई।
पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागरिकों ने आश्वासन दिया कि वे प्रशासन का सहयोग करेंगे और जनपद में शांति एवं भाईचारा बनाए रखेंगे। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन में थाना किदवई नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ईशान उर्फ भोला, अरुण कनौजिया और सर्वेश राजपूत को गिरफ्तार किया। आरोपी ईशान के पास से 4500 नगद, एक सैमसंग मोबाइल और 28 एटीएम कार्ड बरामद हुए। अरुण के पास 3700, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस व 9 एटीएम कार्ड मिले हैं। सर्वेश के पास एक जिंदा कारतूस और 10 एटीएम कार्ड बरामद हुए। गिरफ्तारी में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम, चौकी प्रभारी लाला कॉलोनी अभिषेक सोनकर, उप निरीक्षक नीरज सिंह और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, थाना किदवई नगर क्षेत्र में आज एक एटीएम से फ्रॉड करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है और ये गैंग बेसिकली अंतरराज्यीय गैंग है और इसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। ये मूल रूप से जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पूर्व में जनवरी के महीने में भी इन लोगों ने एक घटना यहाँ HDFC बैंक के एटीएम से की थी। उसमें हमारी FIR 94/25 क्राइम नंबर दर्ज है और उसकी विवेचना हम लोग कर रहे थे। इसमें मुखबिर के माध्यम से थाना किदवई नगर को सूचना मिली कि उस घटना के अभियुक्त पुनः यहाँ घटना करने के लिए आए हैं और एक्सिस बैंक साकेत नगर के एटीएम के आसपास है। इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए हमारी टीमों ने वहाँ रेड मारी और ये तीनों अभियुक्त वहाँ से पकड़े गए। इसमें ईशान खान और इसमें दूसरा अभियुक्त अरुण कन्नौजिया और तीसरा सर्वेश, ये तीनों पकड़े गए हैं। तीनों ही गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इसमें इनका कार्य करने का तरीका ये था कि इसमें से इनका एक साथी थोड़ा एटीएम से दूर खड़ा हो जाता था, एक एटीएम के गेट पर खड़ा होता था और एक अंदर रहता था और ये निशाना खास करके बुजुर्ग, बुढ़े या ऐसे अनपढ़ लोगों को बनाते थे जिनको एटीएम ऑपरेशन की जानकारी कम होती थी और कभी कभी ये एटीएम में जाने के पश्चात मदद मांगती थी इन लोगों से कि ये मुझसे ऑपरेट नहीं हो रहा, आप इससे मदद कर दीजिए। तो ये लोग उसमें खास करके उसका कोड पता कर लेते और इनके पास डिफरेंट बैंक के एटीएम्स 43 एटीएम बरामद हुए हैं। ये लोग उसके एटीएम को अपने पास रख लेते थे और उसी बैंक का दूसरा एटीएम उसको दे देते थे और ये कहते थे कि ये एटीएम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, अलग एटीएम पे जाकर के अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति वहां से जाता था, ये लोग उस एटीएम को ऑपरेट करते थे और चूंकि इनको कोड पता होता था तो उससे सारा पैसा ये निकाल लेते थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।